दोस्तों, मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसका हमने कई दफ़ा अपनी वीडियो में भी जिक्र किया है। तो जहां ये वेब सीरीज़ कई लोगों के लिए महज इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, तो कई लोग इस वेब सीरीज़ को देखकर चोरी के लिए नए नए तरीके भी ढूंढते रहते हैं। क्योंकि इस वेब सीरीज़ में हर एक चोरी से पहले प्रोफेसर जिस तरीके से प्लानिंग करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ की कहानी किसी असली कहानी को देखकर लिखी गई है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम जापान के जिस बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो कई मानों में ख़ास है। शातिर चोर इस बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से प्लान बनाता है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है, सच में इस चोर की प्लानिंग देखकर आप मनी हाइस्ट को भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक अकेला चोर महज 3 मिनट के अंदर 300 मिलियन येन यानी 17.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाता है। और इतनी बड़ी डकैती के बाद भी किसी को एहसास तक नहीं होता कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और एहसास होता भी कैसे? शातिर चोर इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस की वर्दी पहन लेता है ताकि किसी को शक न हो, और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता है। चोरी के बाद जापानी पुलिस इस चोर को जगह जगह ढूंढना शुरू करती है। जापान की सरकार के लिए यह केस कितना अहम था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अकेला चोर को पकड़ने के लिए 1,70,000 पुलिस वालों को काम पे लगाया जाता है। और ये तमाम पुलिस वाले 1,10,000 लोगों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग शक के दायरे में खड़े थे। इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जापान की सरकार पानी की तरह पैसे बहाती है और महज 6 से 7 साल के अंदर 52 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। यानी 300 मिलियन येन की चोरी हुई और सरकार ने इस चोर को पकड़ने के लिए 900 मिलियन येन खर्च कर दिया। लेकिन इतने सारे पुलिस वाले और इस कदर पैसे खर्च करने के बाद भी इस केस का जो हाल होता है, उसे कहानी में सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। और इस चोरी की सबसे खास बात यह थी कि इतनी बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए शातिर चोर को बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, सही सुना आपने। यानी इस रॉबरी को बैंक के अंदर नहीं बल्कि बाहर अंजाम दिया गया था, और वो भी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में। अब सवाल ये है कि आखिर कौन था वो चोर जिसने दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया, वो भी बिना गोली और बंदूक चलाए, और सबसे बढ़कर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन और पानी की तरह पैसे बहाने के बाद भी कभी ये चोर पुलिस की गिरफ्त में आया भी या नहीं। तो आइए जानते हैं एक हैरत अंगेज चोरी की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से, और कहानी की सरजमीन है जापान का एक खूबसूरत शहर टोक्यो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लोग भूखमरी और बीमारियों का शिकार हो चुके थे, और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अब जापान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जापान के लोगों की हिम्मत और हौसले को सलाम है, जिन्होंने अपने गुजरे हुए कल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा और ऐसे बुरे हालात होने के बाद भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुलंद हौसले की बदौलत अपने लड़खड़ाते कदम तरक्की की राह की तरफ बढ़ा दिए। तो कामयाबी और बुलंदी ने भी बढ़ चढ़कर इन जापानियों का इस्तकबाल किया, और बहुत जल्द इन्हें नाकामी की दलदल से निकालकर कामयाबी की मंजिल का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि जापान इतनी जल्दी इस कदर तरक्की कर जाएगा, लेकिन जापान ने ऐसा कर दिखाया। अलग अलग कारखाने खुले, लोगों को रोजगार मिलने लगे, अब लोगों के पास पैसे भी आने लगे, लोग बदहाली से निकलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अब जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, जापान में कई सारे बैंक भी खुले जहां लोग अकाउंट खोलकर पैसे भी जमा करने लगे, जबकि कई लोग नए कारोबार के लिए बैंक से लोन भी लेने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता और साल 1968 आ गया। तो जहां एक तरफ जापान तरक्की कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी जापान में कई सारे चोर उचक्के भी पैदा हुए, जिन्होंने कई सारी लूट की घटनाओं को अंजाम भी दिया। चूंकि इन चोरों को यह भी पता होता था कि बैंक में कैश ज्यादा होता है, तो इन चोरों का सबसे आसान टारगेट बैंक ही होता था। तो साल 1968 में जापान में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था निहान ट्रस्ट बैंक। इसी निहान ट्रस्ट बैंक के जो मैनेजर थे, एक रोज उन्हें एक नामालूम शख्स की तरफ से एक लेटर मिलता है। इस लेटर को बैंक मैनेजर के घर डाक के जरिए भेजा गया था, लेकिन लेटर भेजने वाले ने उस पर अपना नाम नहीं लिखा था। अब जो ही बैंक मैनेजर लेटर पढ़ता है, लेटर में लिखी हुई बातें पढ़कर उसके होशो हवास गायब हो जाते हैं। लेटर के अंदर लिखा था कि अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी से प्यार है, तो चोरी छुपके बैंक से 300 मिलियन येन लेकर लेटर में लिखे गए पते पर पहुंचा दो, वरना हम तुम्हारे घर को बम से उड़ा देंगे।
और हाँ, मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना और पुलिस को तो इस बारे में भूल कर भी मत बताना, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि हमारा ताल्लुक जापान के एक खतरनाक गैंग से है जो मिनटों में तुम्हारी वाट लगा सकता है। बैंक मैनेजर लेटर में लिखी धमकी भरी बातें पढ़कर बहुत ज्यादा डर जाता है और इस डर के पीछे की बड़ी वजह महज ये एक धमकी भरा लेटर नहीं था, बल्कि इस लेटर से पहले बैंक मैनेजर को कई और भी धमकी भरे लेटर मिल चुके थे, जिनमें से कुछ लेटरों में बैंक को ही बम से उड़ाने की बात कही गई थी। तो शुरू में बैंक मैनेजर को लगता है कि कोई उनसे मजाक कर रहा है और इसीलिए वो इन लेटरों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इस दफा हमला सीधा उनके घर और परिवार पे होने वाला था। तो पहली दफा वो इस धमकी भरे लेटर को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अब बैंक मैनेजर अजीब कश्मकश में पड़ चुके थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करें, क्योंकि जहां एक तरफ बैंक से वफादारी का सवाल था तो दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार मौत के कटघरे में खड़ा था। अब कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, मामला पूरे 17.5 करोड़ रुपए का था। और फिर बैंक मैनेजर ने वही फैसला किया जो ऐसे मौके पर कोई भी समझदार आदमी करता, यानी इस धमकी भरे लेटर के बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब जैसे पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस बैंक की सिक्योरिटी में इजाफा कर देती है। साथ ही पुलिस की एक टीम बैंक मैनेजर के घर पे भी नजर बनाए रखती है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। इधर बैंक मैनेजर तमाम कर्मचारियों को भी इस धमकी भरे लेटर के बारे में बता देते हैं, साथ ही उन्हें हर समय चौकन्ना रहने की हिदायत भी करते हैं। अब इस लेटर को आए कई रोज बीत चुके थे, लेकिन न तो चोरों की डिमांड पूरी हुई और न ही चोरों की जानिब से कोई हमला हुआ। अब बैंक वालों को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा चोर था जिसने बैंक में बढ़ती हुई सिक्योरिटी को देखकर अपना इरादा बदल लिया, और अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी दरमियान तारीख आती है 10 दिसंबर 1968 की। तो साल 1968 में जापान के इसी टोक्यो शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था तोशिबा टेक कंपनी। इस कंपनी में हजारों वर्कर काम कर रहे थे। चूंकि ये साल का आखिरी महीना चल रहा था तो तोशिबा कंपनी साल के आखिर में अपने तमाम वर्कर्स को बोनस दिया करती थी, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे कैश की ज़रूरत पड़ती थी। चूंकि तोशिबा कंपनी का अकाउंट इसी नहान ट्रस्ट बैंक में था, तो हर साल दिसंबर के महीने में एक बहुत मोटी रकम तोशिबा कंपनी के ऑफिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निहान ट्रस्ट बैंक की थी। साल 1968 में निहान ट्रस्ट बैंक को 300 मिलियन येन यानी 17.5 करोड़ रुपए तोशिबा कंपनी को देने थे। तो 10 दिसंबर 1968 को बैंक की ही एक गाड़ी की डिक्की में 300 मिलियन येन रखा जाता है और 4 बैंक कर्मचारियों की निगरानी में ये कार तोशिबा कंपनी के लिए रवाना होती है। चूंकि बैंक में जो लेन देन होता है वो बड़े ही खुफिया तरीके से होता है और वैसे भी बैंक से तोशिबा कंपनी की दूरी महज कुछ किलोमीटर की थी, तो बैंक ने पैसे भेजते समय सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा और यही उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। खैर, पैसों से भरी ये कार बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। इसी दरमियान एक पुलिस वाला जो कि एक मोटरसाइकिल पे सवार था, इस कार को ओवरटेक करके गाड़ी को रोकने के लिए इशारा करता है। कार में बैठे कर्मचारी पुलिस वाले को देखकर तुरंत गाड़ी को रोक देते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उनके बैंक मैनेजर के घर पे हमला हुआ है और किसी ने उनको बम से उड़ा दिया है। ये सुनते ही कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं और तुरंत उन्हें लेटर वाली बात याद आ जाती है जिस लेटर में उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। साथ ही पुलिस वाला उन्हें यह भी बताता है कि हो सकता है अपराधियों ने बैंक के अंदर भी बम लगाया हो और इस कार में भी बम हो, तो हमें फौरन कार के अंदर बम तलाश करना चाहिए। इतना सुनते ही उन कर्मचारियों की भी हवा खराब हो जाती है। वह तुरंत कार के अंदर और बाहर हर जगह बम को तलाशना शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस वाला बम को कार के नीचे ढूंढने लगता है, तभी अचानक कार के नीचे से एक चिंगारी निकलती है और बहुत ज्यादा धुआं उठने लगता है। अब कार के नीचे से निकलने वाली चिंगारी और धुएं को देखकर कर्मचारियों को यकीन हो जाता है कि बम कार के नीचे फिट है। फिर क्या, कर्मचारी तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और कार से कुछ दूर जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और अपनी कानों में उंगलियां दबाकर बम के फटने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी जब बम नहीं फटता तो ये सभी लोग कार की तरफ देखते हैं। जैसे ही ये कार की तरफ देखते हैं, इनके हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि रोड पे ना तो कार थी और ना पुलिस वाला, सिर्फ पुलिस वाले की मोटरसाइकिल खड़ी थी। अब इन चारों को लगता है कि पुलिस वाला कार को किसी सुनसान इलाके की तरफ ले गया होगा ताकि बम फटने से ज्यादा नुकसान न हो। दिल ही दिल बैंक कर्मचारी उस पुलिस वाले को दुआएं भी दे रहा था कि बेचारे पुलिस वाले ने अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की जान बचा ली।
जिसके बाद ये सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां वो कार खड़ी थी। तो उन्हें वहां एक रोड फ्लेयर दिखता है जिससे हल्की फुल्की धुआं अब भी निकल रहा था। अब कर्मचारी रोड फ्लेयर को देखकर कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन कर्मचारियों को अब भी कुछ समझ में नहीं आता और उन्हें लगता है कि उस पुलिस वाले की बहादुरी से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। तभी एक कर्मचारी बैंक में कॉल करता है तो उसे बताया जाता है कि ना तो बैंक मैनेजर के घर पे हमला हुआ है और ना ही बैंक में कोई बॉम्ब है। बैंक मैनेजर एकदम सेफ और सुरक्षित हैं। अब इतना सुनते ही कर्मचारियों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब एक कर्मचारी रोड पे पड़े फ्लेयर को अपने हाथ में उठाता है और उन्हें गौर से देखता है। तब उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यानी कार के अंदर कोई बम नहीं था, बल्कि कार के नीचे से निकलने वाला धुआं और चिंगारी इसी फ्लेयर का था। और वो शख्स कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक चोर था, जिसने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हम चारों को बेवकूफ़ बनाया और हमारी नज़रों के सामने से 300 मिलियन येन लेकर फरार हो गया। अब जैसे पुलिस को इस चोरी की खबर मिलती है, वो तुरंत जाए वारदात पे पहुंचकर तहकीकात शुरू कर देती है। जाए वारदात पर पुलिस को सबूत के नाम पे महज वो मोटरसाइकिल मिलती है जिसे वो चोर उस जगह छोड़ कर गया था। बैंक कर्मचारी पुलिस को बताते हैं कि चूंकि चोर पुलिस की वर्दी में था, इसीलिए वो आसानी से धोखा खा गए और वो शख्स इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि चोर ने बड़ी चालाकी से अपनी मोटरसाइकिल में कुछ बदलाव करके उसे हूबहू एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल की तरह बना रखा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस चोर को पकड़ना। पुलिस शहर के तमाम चेक पोस्ट और नाका को खबर करती है कि एक शख्स पुलिस के ड्रेस में बैंक के पैसे चुराकर भाग गया है। साथ ही पुलिस ये भी बताती है कि बैंक की कार सफ़ेद कलर की है जिस पर ब्लैक कलर का शीशा चढ़ा हुआ है। तो इस तरह की उन्हें कोई भी कार दिखे उन्हें अच्छी तरह चेक किया जाए। तमाम चेक पोस्ट को अलर्ट करने के बाद पुलिस खुद भी इस चोर को जगह जगह ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस जगह पे चोरी हुई थी वहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान के पास बैंक की कार खड़ी थी। ये जगह थोड़ी सुनसान थी। अब पुलिस कार की तलाशी लेती है, लेकिन न तो कार में पैसे थे और न ही वो पुलिस वाला। मतलब चोर ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे, हमें बैंक की कार से तमाम पैसे किसी दूसरी कार में रखकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाना है। चूंकि इधर तहकीकात में देरी हुई और इसी देरी का फ़ायदा उठाकर चोर फरार हो गया। अगले रोज़ इस चोरी की खबर जापान के हर अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी। इस खबर को पढ़ने के बाद जापान की आम पब्लिक भी काफ़ी हैरान थी कि एक अकेला चोर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दे सकता है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने लोगों को मुतासिर किया वो था इसके चोरी करने का तरीक़ा, क्योंकि एक अकेला चोर जिसने न किसी हथियार का इस्तेमाल किया, न किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, न किसी को डराया धमकाया और इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। तो जहां इस चोरी के बारे में सोचकर कुछ लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं कुछ लोग चोर द्वारा बैंक कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने पर हंस भी रहे थे। हालांकि जिस जगह चोरी हुई वहाँ हालात ऐसे हुए जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। तो सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा सिवाय एक मोटरसाइकिल के, लेकिन इत्तेफाक से वो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। अब सबसे पहले पुलिस ने बैंक कर्मचारियों से चोर के हुलिये के बारे में पूछा कि वो कैसा दिखता था। फिर पुलिस ने कर्मचारियों की मदद से चोर का एक स्केच बनवाया। स्केच के 75 लाख फोटोकॉपी कराए गए और उन तमाम फोटोकॉपी को पूरे जापान में बांट दिया गया और इस तरह पूरे जापान की पुलिस इस चोर को ढूंढने में लग गई। कहते हैं कि इस अकेले चोर को पकड़ने के लिए इस केस में 1,70,000 पुलिस वाले शामिल हुए, जबकि 1,10,000 लोग शक के दायरे में खड़े थे। लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हर एक को बरी कर दिया गया और इस तरह ये जापान के इतिहास में चलने वाली सबसे लंबी इन्वेस्टिगेशन बन गई। तो एक अकेला चोर जिसे पकड़ने के लिए जापान की सरकार ने 1,70,000 पुलिस वालों का इस्तेमाल किया। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस केस की तहकीकात पर सरकार ने 900 मिलियन येन खर्च कर दिया, जो कि चोरी हुई रकम से 3 गुना ज़्यादा था। तो क्या जापान की सरकार बेवकूफ़ थी जो एक चोर को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, पानी की तरह पैसे बहा रही थी? पूरे जापान की पुलिस हरकत में आ चुकी थी, और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जापान की सरकार ये बताना चाहती थी कि देखो उनकी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी मजबूत है और वो अपने देश के कानून और निज़ाम को सही रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसे सज़ा दिलाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, ताकि अगली दफ़ा कोई भी शख्स किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले 100 दफ़ा सोचे। यानी अपराध करने वालों के दिल में सिस्टम का डर हो और वो ये हरगिज़ न सोचे कि अपराध करने के बाद वो आसानी से बच जाएगा। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 1,10,000 लोग शक के दायरे में खड़े थे, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से इन सबको बरी कर दिया गया और आखिर पुलिस को सबसे ज्यादा शक 3 लोगों पे होता है। इन 3 लोगों में पुलिस को सबसे ज्यादा जिस पे शक था वो था बैंक का मैनेजर। बैंक मैनेजर पे शक होने की कई वजह थी। पहली वजह यह थी कि 10 दिसंबर 1968 को तोशिबा कंपनी को 300 मिलियन येन पहुंचाने हैं, इसकी खबर सिर्फ बैंक मैनेजर को थी। बैंक मैनेजर पर शक होने की दूसरी वजह यह थी कि जब आप इतनी बड़ी रकम भेज रहे हैं तो आपने सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया। आप बिना सिक्योरिटी इतनी बड़ी रकम कैसे भेज सकते हैं, जबकि बैंक वाले ऐसे मौक़ों पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हैं। तीसरी वजह थी वो धमकी भरे लेटर, जिसे भेजने वाले को पुलिस तलाश करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो शख्स नहीं पकड़ा जाता। लेकिन इन सबके बावजूद पुलिस को बैंक मैनेजर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता और इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। शक के कटघरे में जो दूसरा शख्स था उसका पूरा नाम था ताकी सूजी, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर पर शक होने की बुनियादी वजह थी उसके चेहरे की बनावट, यानी ताकी सूजी का चेहरा उस स्केच वाले फोटो से 95% मैच कर रहा था, जिसे पुलिस ने बैंक कर्मचारियों की मदद से बनवाया था। लेकिन ताकी सूजी के खिलाफ भी पुलिस पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई, जिसकी बिना पर उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा सके। लेकिन इसी दरमियान मीडिया में ये बात लीक हो जाती है कि पुलिस ने एक बिल्कुल चोर से मिलते जुलते शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उसे छोड़ भी दिया है। अब जैसे ये खबर आम हुई, एक अखबार ने ताकी सूजी की फोटो और नाम के साथ ये खबर न्यूज़पेपर में छाप दिया। फिर क्या, देखा देखी जापान की हर अखबार ने इसे छाप दिया और इस तरह जापान के लोग ताकी सूजी को ही असली चोर मानने लगे, क्योंकि इसका हुलिया चोर से बहुत ज़्यादा मैच खा रहा था और इसका घर बैंक से बहुत करीब था। अब मीडिया और पब्लिक प्रेशर पड़ने की वजह से पुलिस ताकी सूजी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि जिस रोज़ ये चोरी हुई उस रोज़ वो एक पेशेंट को लेकर अस्पताल में था। जब अस्पताल वालों से पूछा जाता है तो ताकी सूजी की बात सच निकलती है। अब भले पूछताछ के बाद ताकी सूजी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अखबार में नाम और फोटो छपने की वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। डिप्रेशन की वजह से वो टैक्सी चलाना भी छोड़ देता है और आखिर में सुसाइड कर लेता है। तो एक ऐसा शख्स जो बेकसूर था, मगर चूंकि उसकी शक्ल चोर से मिल रही थी तो उस पर शक हुआ और बिला वजह उसकी जान चली गई। अब पुलिस के शक के दायरे में तीसरा शख्स था एक 19 साल का लड़का, जिसका कनेक्शन टोक्यो के लोकल क्रिमिनल गैंग से था। इस लड़के का नाम था सातो योशिरो। सातो योशिरो कार चोरी के इल्ज़ाम में पहले भी जेल जा चुका था, मगर उसके पिता पुलिस में थे, इसीलिए वो जल्दी छूट जाता था। कहते हैं कि सातो योशिरो मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी महारत रखता था और वो कार पहले ही चुरा चुका था। पुलिस को तहकीकात के दौरान ये भी पता चलता है कि इस चोरी के लिए कई कार्स का इस्तेमाल किया गया था। इधर जब सातो योशिरो से पुलिस पूछताछ करती है कि चोरी वाले दिन वो कहाँ था, तो सातो योशिरो पुलिस को इधर उधर की बातें बता देता है और पुलिस उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होती और आखिर पुलिस फैसला करती है कि वो सातो योशिरो को गिरफ्तार कर उस पर चोरी का मुकदमा चलाएगी और उसे अदालत में पेश करेगी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि सातो योशिरो ने साइनाइड का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया है और पुलिस को लगता है कि शायद उसने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड के बाद पुलिस 3 तरह की थ्योरी बनाती है। पुलिस की पहली थ्योरी ये थी कि चूंकि सातो योशिरो गिरफ्तार होने वाला था और उसके पिता पुलिस में थे, तो गिरफ्तारी के बाद जो बदनामी होती उसी के डर से उसने अपने बेटे को मार दिया। दूसरी थ्योरी ये थी कि इस रॉबरी का असल मास्टरमाइंड सातो योशिरो का बाप ही था और उसे डर लगा कि गिरफ्तारी के बाद सातो योशिरो पुलिस के सामने उसके राज खोल देगा, इसीलिए उसने अपने बेटे को मार दिया। और पुलिस की तीसरी थ्योरी ये थी कि सातो योशिरो का ताल्लुक टोक्यो के जिस लोकल गैंग से था, उसी गैंग ने इस चोरी को अंजाम दिया था और जब उन्हें लगा कि सातो योशिरो की गिरफ्तारी के बाद उनका भांडा फूट जाएगा तो उन्हीं लोगों ने उसे मार दिया। और पुलिस द्वारा बनाई गई ये तीसरी थ्योरी बहुत हद तक सही साबित हुई। कुछ महीने बाद पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए पता चलता है कि इस गैंग मेंबर में से कुछ लोगों ने नए घर और गाड़ी खरीदा है, जिसके बाद पुलिस उनमें से 1-2 लोगों को गिरफ्तार करती है। उन लोगों के पास से पुलिस को बहुत सारा कैश भी मिलता है। अब पुलिस उनसे पूछती है कि इतने पैसे उनके पास कहां से आए, लेकिन वो पुलिस को सही जवाब के जरिए संतुष्ट नहीं कर पाते। हालांकि पुलिस भी ये बात साबित नहीं कर पाती कि उन्होंने जो घर और गाड़ी खरीदा है वो पैसे इसी चोरी के थे। और इस कहानी का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि पूरे जापान की पुलिस एक हो गई, मगर वो कभी साबित ही नहीं कर पाई कि असली चोर कौन था, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ थ्योरी बनाई थी। उसे साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत थी, जिसे जुटाने में पुलिस नाकाम रही।
और आखिर साथों योशिरो को ही असली मुजरिम मानकर अदालत में 7 साल तक मुकदमा चलता रहा और फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी जापान के एक बैंक रॉबरी की ऐसी कहानी जिसका असली मुजरिम हमेशा के लिए एक मुअम्मा और पहेली बनकर रह गया। दोस्तों उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें और साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।